हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एफसीडी की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वेबसाइट पूरे विश्व में हरियाणा की पहचान बनाने के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक अनूठा मंच तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि यह वेबसाइट प्रवासी हरियाणा के वासियों को हरियाणा से पुनः जुड़ाव और नई संभावनाओं को खोजने का एक अविश्वसनीय अवसर प्रदान करती है। एफसीडी की वेबसाइट हरियाणवी संस्कृति, हरियाणा में निवेश करने के सकारात्मक कारण, राज्य के निर्यात प्रदर्शन के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगी। साथ ही जो और दो ऐप का, एक ऐप और एक वेबसाइट जिसका लॉन्च किया गया, उसमें हुनर ऐप जो है उसमें किस व्यक्ति को कौन सी स्किलिंग ये चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, तो हमारा जो हरियाणा विकास कौशल मिशन है उन्होंने इसको हुनर ऐप को लॉन्च किया है। इससे लोगों को, नौजवानों को खास करके उसकी ऑटोमेटिक रास्ता उसको मिल जाएगा। और ये हुनर ऐप का भी जो लिंक है हम जो हमारा जन सहायक पोर्टल है उसमें डाल दिया कि नहीं सर, अभी नहीं डाला। उसके अंदर डाल देंगे ताकि जिसको जो चीज चाहिए, वो भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है जन सहायक। आपको नहीं पता कि किस सेवा के लिए, किस काम के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप, कौन सा क्या, आप एक ही याद रखो जन सहायक, उसको क्लिक करो, आपको फटाफट पता लग जाएगा कि आपकी मतलब की कौन सी उसमें, तो ये भी उसमें डाल दी जाएगी। कुछ विषय और जो मुझे रखने हैं उसके अंदर, सबसे पहले तो ये जो चल रहा है विषय बहुत समय से किसानों का, देखिए हम चाहे उसको मैं अंत्योदय के साथ ही जोड़ के देखता हूं, पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के साथ उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप से हमें एक विचारधारा दी। उस पर काम करने के लिए शासन में आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नाम और कोई नहीं, वो भी गरीब का, पिछड़े का, किसान का। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में बांगर की धरती से खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। इनेलो का अधिक प्रभाव बांगर और बागड़ में रहा है। ऐसे में यहां से इनेलो को एक बार फिर से राजनीतिक संजीवनी मिलने की उम्मीद है। इसके लिए पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती को मौका चुना। शनिवार को जींद की नई अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल ने सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी पार्टी वर्ष 2014 के बाद से सत्ता में नहीं आई। इस बार जींद की धरती से 2024 में सत्ता प्राप्ति के लिए जमीन तलाशी जा रही है। रैली में उमड़ी भीड़ से नेता खूब गदगद दिखाई दिए। जहां महिलाएं रैली स्थल पर नाचती दिखाई दी, तो वहीं दूर दूर से लोग रैली के लिए रात को ही जींद पहुंच गए। रैली में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नववेद सिंह राठी ने कहा कि ओलंपिक में मेडल ओम प्रकाश चौटाला की खेल नीति का परिणाम है। करण चौटाला ने प्रदेश सरकार को पति पत्नी की सरकार बताते हुए तंज कसा। तो वहीं इस रैली में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी पहुंचे। पूर्व सीएम ओपी चौटाला के तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उन्होंने यहां एक बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं और उन्हें एनडीए छोड़नी पड़ेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और यही एक वजह है कि आज ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई जो लूटने पर लगे हुए, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर 295 2.5 लाख के करीब, 2.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। पुराने कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। कर्मचारियों को हर महीने तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। जो भी बच्चा आज इस देश में पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होगा। जो मसाइल आप सर देश का गिना रहे हैं उसमें किसान भी शामिल है। इस बीच थर्ड फ्रंट को लेकर कहा जा रहा है कि आप थर्ड फ्रंट को एक शक्ल देना चाहते हैं जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी हो। हम ये चाहते हैं कि इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में
जिसका भी जितना योगदान होगा हम उसका योगदान लेना चाहेंगे। वो कैसे होगा सर? क्योंकि ममता जी कांग्रेस के साथ बातचीत में हैं। अगर ममता जी थर्ड फ्रंट में नहीं होती हैं तो फिर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी जो एक फॉर्मेट होना चाहिए वो फिट नहीं बैठता उसमें। ये देश कोई व्यक्ति विशेष का देश नहीं है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, जो भी इस भ्रष्ट और करप्ट सरकार का अंत करने में हमारा साथ देगा, हम उसका साथ सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप अगुवाई करेंगे उसकी? अगुवाई करने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन हम हरेक का साथ लेना चाहेंगे। लेकिन बिहार में जैसे नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, लेकिन जेडीयू के कद्दावर नेता आपके इस मंच पर हैं, तो क्या माना जाए कि क्या जेडीयू भी आने वाले वक्त में थर्ड फ्रंट का हिस्सा हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? पहले नहीं थी क्या? चौधरी देवीलाल जी ने जब संघर्ष शुरू किया था और उस सरकार का पतन करने के लिए जो आंदोलन किया, उस वक्त ये लोग इस फ्रंट में शामिल थे कि नहीं थे? लेकिन अभी तो नीतीश जी एनडीए में शामिल हैं और मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हाँ, उनके लिए मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता। देश हित सर्वोपरि है। तो नीतीश जी आएंगे आपके साथ थर्ड फ्रंट में? हमारे साथ ही हैं वो। तो एनडीए छोड़ेंगे वो? निश्चित रूप से एनडीए को छोड़ना ही पड़ेगा। क्या बातचीत हुई है आपकी मुख्यमंत्री साहब से बिहार में, नीतीश जी से? वो एनडीए कब तक छोड़ देंगे? हो सकता है सरकार गंवानी पड़े। अभी मैंने इस मामले में उनसे कोई चर्चा नहीं की, लेकिन हो सकते हैं वो थर्ड फ्रंट का हिस्सा। लेकिन मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं कि उनके सामने राष्ट्र। वहीं यूपीएससी ने शुक्रवार को 2020 फाइनल परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया है। एक बार फिर से हरियाणा के युवाओं ने अपना परचम लहराया है। गरीब से लेकर अमीर अफसरों के बच्चों ने इस बार बाजी मारी है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के बसई गांव की ममता यादव ने देश भर में 5वीं और महेंद्रगढ़ के काव्य गांव की देवयानी ने 11वां रैंक हासिल किया है। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यूपीएससी में परचम लहराने वाले बच्चों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। पहले तो कल यूपीएससी के रिजल्ट आए और बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा के जुड़े हुए बच्चों ने यूपीएससी के अंदर कमाल कर दिखाया। 8-10 से मेरी भी बात हुई और उनने अपना कोविड के दौरान पढ़ाई का और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कैसे उनका मनोबल बना रहा, वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं तो उन तमाम बच्चों को बधाई देता हूँ जिसने इस एग्ज़ाम को क्लिक भी किया, और साथ ही साथ उनको भी कहना चाहूँगा जो रह गए कि मौके ख़त्म नहीं हुए, अभी भी आपकी जीवन के अंदर और ऐसे सुनहरे मौके आएंगे, क्योंकि लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को देने का काम किया था और उसके अंदर सैकड़ों का सिलेक्शन हुआ। और खुशी की बात है कि जिस मात्रा में पहले हम देखते थे और प्रदेशों के बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लिक करते थे, इस बार हरियाणा के बच्चों ने दोबारा देश के अंदर हरियाणा का नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ लड़कियों ने एक रिकॉर्ड बना। मैं तो तमाम उन बच्चों को बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जहाँ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जिनका ये प्रयास रहता था कि गांव के बच्चों को भी वो शिक्षा का स्तर मिले, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जाकर शहर के बच्चों से compete करे। और इस बार के रिजल्ट ये शोकेस करते हैं। अभी मेरी 104 रैंक में हमारे अंडर सेक्रेटरी हैं राजकुमार, उनके बेटे से बात हुई, ब्राह्मण गांव के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से उस युवा साथी का हौसला था, ये अपने आप में दर्शाता है कि अब गांव का बच्चा भी पूरी तौर पर शहर के युवाओं के साथ compete भी कर रहा है। compete नहीं, उस competing के साथ साथ अचीव कर दिखा रहा है कि आज जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने स्वास्थ्य चेकअप के लिए शनिवार सुबह नागरिक अस्पताल पहुंचे और इसी बीच उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान 200 बेड अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण में हो रही देरी पर उन्होंने संज्ञान लिया, तो वहीं उन्होंने सिविल अस्पताल के अधिकारियों को इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने को कहा। उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में नॉर्थ इंडिया ऑफिस के निदेशक माइकल रोसेंथल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर अमेरिका और हरियाणा के बीच सहयोग और संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने बताया कि हरियाणा उच्च शिक्षा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित संपन्न टोक्यो ओलंपिक के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक हासिल कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में हुए विकास की जानकारी को देते हुए हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों के अलावा 23 निजी विश्वविद्यालय हैं और 5 अन्य पाइपलाइन में हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, फैकल्टी एक्सचेंज, सेमेस्टर एक्सचेंज समेत एक्सचेंज प्रोग्राम की पर्याप्त संभावना है, जिन्हें अमेरिका और हरियाणा के बीच सुगम बनाया जा सकता है। हरियाणा के करनाल में बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों को फसल काटने में काफी परेशानी आ रही है। किसानों ने बताया कि पानी भरने से फसल में कीड़ा लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस मामले पर कृषि विभाग ने बताया कि सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में गिरदावरी कराने के आदेश दिए गए, जिससे किसान की फसल खराब होगी उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं किसानों ने कहा कि सरकार का ये कदम तो ठीक है, लेकिन उसके बाद समय पर मुआवजा नहीं मिलता, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक सरकार की गिरदावरी करवाने की बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे इस बारे में तो, लेकिन धन्यवाद तो तभी करने का फ़ायदा है जो ये गिरदावरी करके उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाकर किसानों को लाभ दिया जाए, किसानों की नुकसान की पूर्ति की जाए। और सिर्फ ये खाना पूर्ति अगर इन्होंने करनी है फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। ये तो ठीक है, अपना ढोल पीटने वाली बात है, पीटते रहेंगे। देखो जी, पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उस बारिश में ज़्यादा पानी भरकर जीरी ख़त्म होगी। बहुत खेत तो ऐसे हैं, अब जो हवा चली उसमें जीरी लेट गई, ऊपर पानी भर रहा और गन्ना भी बहुत ज़्यादा ख़राब होया। ओले भी गिरे कुछ, उससे भी बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हुई। सरकार ने गिरदावरी करा के और मुआवजे की सुविधा कुछ करनी चाहिए जिम्मेदार। भाई चलो, वैसे ठीक है, सरकार ने अच्छा किया, गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं, लेकिन गिरदावरी तो पहले भी हुई है। पहले भी सरकार ने आदेश दिए, गिरदावरी हुई, बीमे की बात हुई, मुआवजे की बात हुई, लेकिन कि मिला किसको है? मिलता किसको है? किसी को भी नहीं। फॉर्मेलिटी है सिर्फ। जब तक ये सारी बातें ज़मीनी स्तर पर नहीं आएंगी, बात नहीं बनेगी, किसानों को कुछ मिले तो। और नुकसान की बात आप करें, खेतों में जाकर देखिए, धान की फसल है, बिल्कुल धरती बिछी पड़ी है। कई जगह तो ओलावृष्टि भी हुई, खाली बारिश की बात क्यों करते हो आप? ओलावृष्टि बहुत हुई, सबसे तगड़ी फसल करने की फसल मानी जाए। आप जमने के बेल्ट में जाकर देखिए, गन्ना सा धरती के ऊपर बिछा पड़ा, कितना नुकसान है। देखिए, सरकार ने जो बेमौसमी बारिश है उस पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश पारित किए हैं कि उन सब की गिरदावरी करवाई जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। सितंबर माह में तकरीबन 80% बारिश जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से ज़्यादा है, क्योंकि मूल तौर पर 10 सितंबर के आसपास जो मानसून है वो पूरे उत्तर भारत से विड्रॉ हो जाता था। इस साल 20 तारीख के बाद भी बारिशें हो रही हैं। जैसा कि सभी किसान भाइयों को पता है कि बाजरे की फसल है, चाहे आपकी धान की फसल है, कपास की फसल है, जो मुख्य फसलें हैं हरियाणा में मुख्य तौर से, वो इस बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसके लिए लगातार जिन किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया हुआ है, उनकी दरखास्त भी आ रही हैं।
क्योंकि ये स्कीम किसानों को स्वेच्छा से कर दी गई है। तो ऐसे किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं जिन्होंने बीमा नहीं करवाया है और वो भी आ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वेच्छा से की गई है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरू शहर के वाल्मीकि बस्ती में सीवरेज की समस्या बनी है। खबर के अनुसार सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से सीवर का बदबूदार पानी गली में आ जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या के चलते उनका जीना दूभर हो चुका है। सीवरेज के पानी की वजह से कॉलोनी में मच्छर बेहद ज्यादा हो चुके हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। चरखी दादरी से वाल्मीकि बस्ती में जो ये गंदे पानी का माहौल बना रखा है, इस गंदे पानी का कोई सल्यूशन होगा? इसके बारे में मैंने अधिकारियों से भी सूचना दे दी, एमसीओ से भी सूचना दे दी और ठेकेदारों से भी सूचना दे दी, लेकिन किसी पर जू नहीं रेंग रही। यहाँ बताओ, वाल्मीकि बस्ती में यहाँ बच्चे नहीं रहते या कोई नहीं रहता, इसका समाधान किया जाए। इस गली को या तो ऊंचा खाया जाए या इसका पानी का राह बनाया जाए। मैं यहाँ आजाद सिंह वाल्मीकि वार्ड नंबर 11। यहाँ पानी की माहौल देखिए, कितना गंदा पानी यहाँ पर आया हुआ है। और छोटी बाजारी से लेके हीरा चौक और उसमें धानकान बस्ती का सारा पानी का सीवरेज का पानी इधर आता है। क्या ये बस्ती बेकार है? क्या यहाँ के कहने को तो यहाँ कहते हैं कि सफाई योद्धा है, हम सफाई योद्धा का दर्जा देते हैं सफाई कर्मचारियों को। हमारी पूरी बस्ती सफाई का काम करती है लोगों के घरों में, और हमारे मोहल्ले का ये हाल है। हमारे बच्चों का क्या हाल हुआ? यहाँ लोगों की एक शादी नहीं होती और लुटेरी दुल्हन रिम्पी ने 5-5 शादियां कर ली। ये पुलिस के हत्थे ना चढ़ती तो 3-4 और शादियां तो पक्की थी। बहुत से युवा देश में बैठे हैं जो कि शादी करने को बेताब हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि सामने जो दुल्हन आ रही है वो कहीं लूटकर तो नहीं ले जाएगी। दरअसल पंजाब के लुधियाना के रहने वाली रिम्पी जब कुछ लोगों के संपर्क में आई तो उन्होंने एक ऐसा गैंग बनाया जो शादी तो करता था लेकिन टिकता नहीं था। शादी से पहले कभी जेवर के नाम पर पैसे, कभी सूट के नाम पर पैसे, कभी शादी के जोड़े के नाम पर पैसे, तो कभी घर के सामान के नाम पर पैसे ऐंठता था। ये लोग मैरिज ब्यूरो वाले लोगों के संपर्क में भी थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चूना लगाया जा सके। तो वहीं जब इस मामले की जानकारी करनाल पुलिस को हुई तो उन्होंने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी पहले से जेल में है, यानी कि 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब तक कितने लोगों को ठग चुका है गैंग? इन जो हमारे पास जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया है रिम्पी, इसने टोटल अब तक 5 शादियां की हैं। और इसके अलावा ये जो गैंग है, इन्होंने जितनी और अलग अलग लड़कियां उनके पास और भी हैं वो शादियां करवाते हैं। कहाँ के रहने वाला है सर ये लुधियाना के रहने वाले हैं। जो रिम्पी है सबसे पहले जगराहों की रहने वाली थी जो खन्ना के पास पड़ता है, और बाद में जब इन लोगों के संपर्क में आई तो फिर वो लुधियाना रहे। किस तरह ये फंसाते थे लोगों को जान में? ये इनके सभी एजेंट्स हैं इनके पास, जो ये गैंग है इनके एजेंट जैसे करनाल में, गरोंडा में, उधर भिवानी में, मतलब हर जगह इनके एजेंट हैं। जो लोग नीडी होते हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, उन लोगों से संपर्क करते हैं। मैरिज ब्यूरो वालों से भी ये संपर्क करते हैं कि हमारे पास ग्राहक भेजो, और वो फिर उन लोगों को शादी करने के लिए मीठी बातें करके फंसाते हैं। उनको कहते हैं कि जेवर, कपड़ा, उस नाम से पैसे लेते हैं पहले, फिर लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की 2-4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन रह के जेवर, कपड़े, पैसे लेके अपना वापस। तो मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर अभी तक इस मामले में?
वहीं हरियाणा के पेहोवा में एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया, जहां पर 23 सितंबर से घर से लापता नाबालिग लड़की की शिकायत उसके परिजनों ने थाना सदर को दी। उन्होंने पुलिस को लड़की के नहर में डूबने की आशंका जताई। तो वहीं थाना सदर पुलिस ने मामला दर्ज करके लड़की की तलाश को शुरू कर दिया, जिसके चलते गोताखोर को बुलाकर 23 सितंबर से नहर में तलाशी शुरू की गई। तो वहीं आज सुबह गोताखोरों की पूरी टीम ने अरनेचा के समीप नहर से लड़की का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र रेफर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, एक लड़की की, नाबालिग लड़की की, और उसके परिवार वालों की तरफ से पहले कंप्लेंट आई हुई थी। उस पर हमने 363 366 आईपीसी के तहत केस रजिस्टर किया हुआ है और कल वो कंप्लेंट आई थी। कंप्लेंट आते ही हमने केस रजिस्टर कर दिया था। उसके बाद आज सुबह मॉर्निंग में उसकी लड़की की डेड बॉडी मिली है और अभी उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे और पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, मृत्यु का क्या कारण है, किस अवस्था में मृत्यु हुई है, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। और जिस पर परिवारजनों का शक है या कोई संदेह उन्होंने जाहिर किया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है और सभी जो भी अक्सर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा करते हुए अपने बाप की बपौती समझने की भूल कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला बावल के बिसनपुर गांव में सामने आया, जहां पर शिकायतकर्ता गांव के सरपंच हरि सिंह ने बताया कि पंचायती भूमि पर गांव के शीशराम दीनाराम ने पहले कब्जा कर लिया और फिर बाद में अपने लाभ के लिए उसकी जमीन को इस्तेमाल करने लगे, जिसकी शिकायत हरि सिंह ने नायब तहसीलदार कार्यालय में की, जिसके बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार रवि कुमार ने गांव के सरपंच हरि सिंह की शिकायत पर करीब 155 एकड़ जमीन का कब्जा छुड़ाकर उसे मुक्त कराया। वहीं दबसरी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार रवि कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि गांव के ही कुछ लोग पंचायती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से करीब 10 एकड़ भूमि दबंगों से मुक्त कराकर पंचायत को सौंप दी गई। मामला था कि अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ जी, मैं हरि सिंह, ग्राम पंचायत बिशनपुर, स्थायी निवासी हूँ और ये हमारा कुछ पंचायती मैटर था। पंचायत जमीन थी, इसमें कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे। भाईचारा ना तो लोगों से खूब कहीं समझाए, नहीं मानने, गांव परेशान हो गए, इसलिए हमने प्रशासन की सहायता लेके और ये कब्जा कार्रवाई करवाई और इसमें प्रशासन का बड़ा सहयोग मिला। हम तो प्रशासन को बड़ा थैंक बोलते हैं जो गाँव के सहयोग झगड़े को मिटवा दिया। इसमें गाँव को विधान से ज़्यादा भी हो सकता था क्योंकि गाँव में धन पूंजी ज़्यादा है और रास्ता रोक दिया गया और 35-40 किले बो दिए गए। तो इसके लिए प्रशासन की हेल्प लेके और ये कब्जे कार्रवाई छुटवाई। कितनी जमीन थी सर आपकी? ये लगभग वैसे तो 155 किला है जी और लगभग 35-40 किला बोया हुआ है। रवि कुमार, नायब तहसीलदार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट गाँव बिशनपुर। क्या मामला था सर? ये पंचायती जमीन पे 8 से 10 एकड़ पे शीशराम पुत्र दीनाराम का कब्जा था, जो कि आदेश अनुसार आज पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये सारा हटवाया जा रहा है। कितनी जमीन थी सर टोटल? टोटल 8 से 10 एकड़ के आदेश हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदेश में डेंगू के बुखार की भी और वायरल फीवर की भी शिकायतें लगातार आ रही हैं, मरीज आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में अब जो रिव्यू करने से मालूम पड़ रहा है कि इसमें लगातार कमी आ रही है और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं सभी जनपदों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर के अंदर और घर के बाहर जो टूटे फूटे बर्तन हो या अच्छे बर्तन भी हो या कोई टायर का टुकड़ा है या कूलर है या फ्रिज है, इनमें किसी में भी पानी जमा न होने दीजिए। साफ पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और फिर ये मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद। हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। मामला हरियाणा के रेवाड़ी का सामने आया, जहां पर कोर्ट परिसर में लव मैरिज करने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच लड़की के परिजनों और भीड़ ने प्रेमी युवक की पिटाई कर दी। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने 10 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एफआईआर में युवक की मां ने पुलिसकर्मी पर भी मारपीट का आरोप लगाया। रेवाड़ी के कुतुबपुर निवासी जतिन ने गुरुग्राम जिले की रहने वाली शालू नाम की लड़की के साथ 20 सितंबर को लव मैरिज की
उसके बाद रेवाड़ी कोर्ट से दोनों ने सुरक्षा की अपील की और बाद में दोनों को रेवाड़ी के सेफ हाउस में रखा गया। 23 सितंबर को रामपुरा थाना पुलिस जतिन और शालू का बयान दर्ज कराने के लिए आई, तभी वहां मौजूद किसी ने अफवाह फैला दी कि दूसरे धर्म के युवक ने लव मैरिज की। उसके बाद जतिन पर भीड़ ने जमकर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाए, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक पुलिसकर्मी और कुछ वकील भी हाथ साफ करते नजर आते हैं। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जतिन और शालू को भीड़ से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा। घटना वाले दिन पुलिस ने शिकायत नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया था। तो वहीं जतिन की मां सीमा रानी ने कोर्ट से लेकर तमाम अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद हरकत में आई पुलिस ने केस को दर्ज किया। कोर्ट परिसर में जो लड़का लड़की के साथ भीड़ इकट्ठी हुई थी और एक अफवाह सी फैली थी कि भाई मेव जाति का लड़का है, तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उसमें पुलिस ने छुटाव किया था। तो वीडियो में ऐसा कुछ मार पिटाई का तो आ नहीं रहा और उन्होंने एक दरखास्त दी है लड़के पक्ष ने। उसमें हमने 23 तारीख को तो जो मार पिटाई हुई थी उसमें 750 में पाबंद कर दिया था लड़की पक्ष को, जो आए बता रहे हैं, जो हमें मिले नहीं, पर उनको हमने 750 में पाबंद कर दिया था। तहसीलदार को भेज दिया था हमने कलंदरा। उसके बाद लड़का पक्ष के वो है उसकी लड़के की मदर सीमा रानी, उन्होंने कंप्लेंट दी थी, उस पर कल मुकदमा दर्ज कर दिया। कितने लोगों के खिलाफ? उसमें करीबन 10 आदमी हैं, 10 अन्य धारा। वहीं हरियाणा के यमुनानगर की जिला जेल में एक बाइक चोरी आरोपी की मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि यमुनानगर के जमालपुर गांव के रहने वाले महावीर को 9 सितंबर को जिला जेल में लाया गया, तो वहीं कल शाम को परिजनों को सूचना मिली कि महावीर की मौत हो गई। उसका शव पोस्टमार्टम के रूप में रूम में रखवाया गया। तो वहीं महावीर के पिता का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते महावीर की मौत हुई। इस मामले में थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह का कहना है कि मजिस्ट्रेट इस मामले की जांच कर रहे हैं। महावीर सन ऑफ सुल्तान जमालपुर रादौर गांव का रहने वाला था, जो दिनांक 9 तारीख से इसी महीना माह में जेल के अंदर चोरी के मुकदमे में गया हुआ था, बाइक चोरी में, जो कल इसकी चक्कर आने से वहां गिरने से मृत्यु हो गई। जो इसको हॉस्पिटल यहाँ यमुनानगर में दाखिल उसके जेल वार्डनों ने लाके कराया था, लेकिन लाने के दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसमें सर घर वाले क्या आरोप लगा रहे थे, अब कैसे पोस्टमार्टम हो गया, जुडिशियल है या कैसे करवा रहे हैं सर? इसके जो घर के जो परिजन हैं वो पहले रोष प्रकट कर रहे थे इसकी मृत्यु बारे, जो उनको बतला दिया गया है कि इसकी मृत्यु जेल में चक्कर आके गिरने से हुई थी। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और जिसकी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा की जा रही है। मुलाकात नहीं हुई, मिलना नहीं दिया बस। क्या जब हॉस्पिटल में एडमिट करा था सूचना दी थी आपको? 5:30 बजे दी थी। कोई सूचना नहीं, बीमार होने की कोई ना जी, कुछ सूचना नहीं। अब आपको क्या लग रहा है इस मामले में? क्या आप तजी देकर मार दियो, ऐसा हो सका, या पीट का मार दियो। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।